रात के 2 बज रहे हैं। आप अपने बिस्तर पर सो रहे हैं, कमरे में अंधेरा है, पंखा घूम रहा है और सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। लेकिन तभी आपको अजीब सा लगता है। आपकी पीठ बिस्तर से नहीं छू रही है। आप धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं। आपकी चादर हवा में लहरा रही है, तकिया आपके सर से दूर जा रही है और फोन टेबल से उठकर छत की तरफ तैर रहा है। आप चीखना चाहते हैं लेकिन आपका शरीर कंट्रोल में नहीं है। आप खिड़की की तरफ देखते हैं, बाहर सड़क पर गाड़ियां हवा में उड़ रही है, पेड़ जड़ों समेत जमीन से उखड़ रहे हैं, लोग किसी भी चीज को पकड़ने के लिए चीख रहे हैं लेकिन पकड़ने को कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि वो चीज भी हवा में है। समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे आसमान की तरफ खींच रहा है। ये 7 सेकंड चलता है और फिर सब कुछ वापस नीचे गिर जाता है। इंसान, गाड़ियां, जानवर 15 से 20 मीटर की ऊंचाई से सीधा कंक्रीट पर। एक लीक्ड अमेरिकन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट कहता है कि ये सब 12 अगस्त 2026 को होने वाला है और इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक इन 7 सेकंड्स में 85 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे और नासा को साल 2019 से इसके बारे में पता है। इसी कारण उन्होंने इसके लिए प्रोजेक्ट एंकर नाम से एक $89 बिलियन का सीक्रेट प्रोग्राम बनाया है और आज हम उसी सीक्रेट प्रोजेक्ट और ग्रेविटी के 7 सेकंड्स तक गायब होने की सच्चाई जानने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख पा रहा हूं कि आप में से आधे से ज्यादा लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। यार, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। तो ये कहानी दिसंबर 2025 की आखिरी रात से शुरू होती है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल होता है। एक आदमी कार में बैठा है, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, बस स्क्रीन पर टेक्स्ट चल रहा है। On August 12, 2026, the world will lose gravity for 7 seconds. NASA knows they are preparing but won't tell us why. वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि नवंबर 2024 में नासा का एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लीक हुआ। डॉक्यूमेंट का नाम है प्रोजेक्ट एंकर। इसके मुताबिक अरबों लाइट ईयर्स दूर 2 ब्लैक होल्स आपस में टकराएं, जिनसे निकली ग्रेविटेशनल वेव्स अर्थ की तरफ आ रही है। 12 अगस्त 2026 को एग्जैक्टली दोपहर के 2:33 UTC पर ये दोनों वेव्स अर्थ के पास इंटरसेक्ट करेंगी और 7.3 सेकंड्स के लिए पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फील्ड पूरी तरह 0 हो जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी 94.7% है, यानी ये होगा ही। इसी चीज को देखते हुए नासा ने अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए हैं जहां सिर्फ गवर्नमेंट लीडर्स, मिलिट्री, साइंटिस्ट और कुछ जेनेटिकली सिलेक्टेड सिटीजन्स को जगह मिलेगी। बाकी अरबों लोगों को बताया तक नहीं जाएगा। डॉक्यूमेंट में एक लाइन है जो सबसे ज्यादा डरावनी है। बिटवीन 800 and 900 मिलियन डेथ्स वर्ल्डवाइड, मोस्टली इन पुअर कंट्रीज, एक्सेप्टेबल लॉसेस। कुछ ही दिनों में ये स्टोरी टिकटॉक, टेलीग्राम, रेडिट हर जगह पर फैल गई। लोगों ने सीलिंग एंकर्स खरीदने शुरू कर दिए। सर्वाइवल चैनल्स ने टेथरिंग प्रोटोकॉल्स पोस्ट किए। रेडिट पर लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि घर का कौन सा कमरा सबसे सेफ है और इस स्टोरी को ताकत इसीलिए मिली क्योंकि इसकी कुछ डिटेल्स रियल डेटा से मैच करती है। फॉर एग्जांपल, डॉक्यूमेंट में दिए गए कोऑर्डिनेट्स लाइगो के एक्चुअल ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन डेटा जैसा दिखता है। साथ ही साथ नासा की क्लासिफाइड स्पेंडिंग में पिछले सालों में अनएक्सप्लेन्ड इंक्रीजेस हुए हैं जो रियल फैक्ट है। और सबसे बड़ी बात, 12 अगस्त 2026 को सच में एक टोटल सोलर इक्लिप्स होने वाला है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखेगा। जब एक रियल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट और एक मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट एक ही डेट शेयर करते हैं ना, तो लोगों का डरना स्वाभाविक है। लेकिन प्रोजेक्ट एंकर रियल नहीं है। नासा ने ऑफिशियली आकर कहा है द अर्थ विल नॉट लूज ग्रेविटी ऑन अगस्त 12, 2026. Earth's gravity is determined by its mass. The only way to lose gravity would be for the Earth to lose its mass. Gravitational waves जो रियल है वो इतनी कमजोर होती है ना कि उन्हें डिटेक्ट करने के लिए अरबों डॉलर्स का लाइगो जैसा डिटेक्टर्स चाहिए होता है। ये कोई बीम्स नहीं होती जो टकरा कर ग्रेविटी बंद कर देती है। और वो इंस्टाग्राम यूजर जिसने ये वीडियो डाला था ना, उसकी प्रोफाइल पर एक साथ लिखा था कि वो गूगल में काम करता है, साइकाइट्रिस्ट भी है, क्रेमेटोरियम में भी काम करता है और क्रिमिनोलॉजिस्ट भी है। ऑब्वियसली ये सब एक साथ सच नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट एंकर एक होक्स है, ये तय है, राइट? वेल, नासा तो यही चाहता है कि हम भी यही माने, क्योंकि यहां से इस कहानी का असली डरावना हिस्सा शुरू होता है। प्रोजेक्ट एंकर
फेक है, ठीक है, लेकिन ग्रेविटी के बारे में जो सवाल ये वीडियो उठाता है ना, वो बिल्कुल रियल है। और अगर आप ये सोचते हैं कि विज्ञान ने ग्रेविटी को समझ लिया है, तो अब आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि साल 2026 में भी इंसानों को नहीं पता कि ग्रेविटी असल में है क्या। तो देखो, न्यूटन ने साल 1687 में बताया कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। हर मास वाली चीज दूसरी मास वाली चीज को अट्रैक्ट करती है। फॉर्मूला परफेक्ट है, प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स प्रेडिक्ट होती है, लेकिन न्यूटन ने खुद माना कि उन्हें नहीं पता कि ग्रेविटी काम क्यों करती है। उन्होंने कहा, आई लीव दिस टू फ्यूचर जनरेशंस। ये 300 साल से ज्यादा पुरानी बात है। आइंस्टाइन ने 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। मास स्पेस टाइम को बेंड करती है और यही बेंडिंग ग्रेविटी होती है। जैसे भारी गेंद ट्रैम्पोलिन पर रखो तो गड्ढा बनता है और बाकी चीजें उसकी तरफ लुढ़कती है। जीपीएस सैटेलाइट्स को हर सेकंड टाइम डायलेशन के लिए एडजस्ट करना पड़ता है, वरना माइल्स ऑफ हो जाते हैं। आइंस्टाइन के इक्वेशंस परफेक्टली काम करते हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने भी ग्रेविटी के बिहेवियर बताई, ग्रेविटी की नेचर नहीं बताई। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि नेचर की बाकी तीनों फंडामेंटल फोर्सेस के पास एक कैरियर पार्टिकल है जो डिटेक्ट हो चुका है, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फोटोन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का ग्लूऑन, वीक न्यूक्लियर फोर्स के W और Z बोसोन्स। लेकिन ग्रेविटी का कैरियर पार्टिकल, जिसे फिजिसिस्ट ग्रेविटोन कहते हैं, आज तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं हुआ है। फ्रीमन डाइसन ने कैलकुलेट किया कि ग्रेविटोन डिटेक्ट करने के लिए इतना बड़ा डिटेक्टर चाहिए कि वो अपने ही वेट से कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाएगा। और ग्रेविटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 10⁻40 टाइम्स वीक है, यानी एक के बाद 40 जीरोस। एक छोटी सी मैग्नेट एक पेपर क्लिप उठा लेती है और उसे एक छोटी सी मैग्नेट ने पूरी अर्थ की ग्रेविटी को बीट कर दिया। वैज्ञानिक इसे हायरार्की प्रॉब्लम कहते हैं। ग्रेविटी इतनी वीक क्यों है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक और सवाल है जो इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अगर ग्रेविटी को अभी तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो क्या ये पॉसिबल है कि ग्रेविटी को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जा सके? वेल, ये सवाल हाइपोथेटिकल नहीं है, क्योंकि पिछले 70 सालों से अमेरिका के मिलिट्री और दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनीज एग्जैक्टली यही करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो वैज्ञानिक इस रिसर्च के करीब पहुंचे, उनके साथ जो हुआ वो सुनकर आप डर जाओगे। तो साल 1920s का अमेरिका, एक 16 साल का लड़का अपने पेरेंट्स के बेसमेंट में बैठा हुआ था। उसका नाम था थॉमस टाउनसेंड ब्राउन। बाकी बच्चे बाइक्स और कार्स के बारे में सोचते थे, लेकिन ब्राउन एक एक्सरे ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और तभी कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। जब वो कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स पर हाई वोल्टेज लगाता है, तो वो मटेरियल्स मूव करने लगते हैं। फ्लोट नहीं करते, होवर नहीं करते जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें सहारा दे रही हो, बल्कि बिना किसी फ्यूल के, बिना किसी एग्जॉस्ट के, बस एक टाइनी थ्रस्ट। लेकिन थ्रस्ट बिना किसी दिखने वाली वजह से कैसे पॉसिबल है? तो ब्राउन अगले 10 सालों तक इस इफेक्ट को रिफाइन करता है और इसे नाम देता है इलेक्ट्रोग्रेविटिक्स। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल फील्ड्स किसी तरह ग्रेविटी के साथ कपल हो सकते हैं और थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। साल 1950 तक अमेरिका के मिलिट्री की नजर इस पर आ चुकी थी। 1956 की क्लासिफाइड रिपोर्ट्स बताती है कि डॉगलस एयरक्राफ्ट, ग्लेन मार्टिन, जनरल इलेक्ट्रिक, बेल एयरक्राफ्ट, कन्वेयर, लियर, स्पेरी रांड, अमेरिका की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनीज, सबके पास इलेक्ट्रोग्रेविटिक्स प्रोग्राम्स चल रहे हैं। उसी साल एविएशन वीक मैगजीन ने लिखा कि इंडस्ट्री ग्रेविटी कंट्रोल को एक ऐसी फिजिक्स प्रॉब्लम मान रही है जिसमें ब्रेक थ्रू किसी भी वक्त हो सकता है। और फिर साल 1956 के बाद सब कुछ गायब हो जाता है। रातों रात कोई भी पेपर नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई न्यूज आर्टिकल नहीं, जैसे किसी ने ऊपर से ऑर्डर दिया हो कि अब इस विषय पर दुनिया में कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा। ब्राउन क्लासिफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करता रहता है, पर साल 1985 में उसकी मौत हो जाती है। उसकी रिसर्च आज तक पब्लिक नहीं हुई, एक पेज भी नहीं। जिसके बाद अब हम आते हैं साल 1992 में। फिनलैंड की टेम्पियर यूनिवर्सिटी, एक रशियन सिरेमिक्स इंजीनियर यूजीनी पोदक्लेतनोव अपने लैब में एक सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक डिस्क पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लैब में कोई पाइप पी रहा था और अचानक पोदक्लेतनोव की नजर पाइप के धुएं पर पड़ी। धुआं जो नॉर्मली हर तरफ फैलता है, वो सुपर कंडक्टिंग डिस्क के ठीक ऊपर एक सीधे कॉलम में उठ रहा था, जैसे डिस्क के ऊपर कोई इनविजिबल टनल बना रहा हो जो धुएं को सीधा ऊपर खींच रहा हो।
पोतक्लेत्नोव ने डिस्क के ऊपर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रखे, हर ऑब्जेक्ट का वेट मेजर किया गया और रिजल्ट ने उसे हिला कर रख दिया। हर चीज का वेट 0.3 से 2% तक कम हो रहा था। फिजिक्स में ग्रेविटी को आर्टिफिशियली 2% भी कम करना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता है और ये लैब के अंदर हो रहा था। पोतक्लेत्नोव ने पेपर सबमिट किया, को-ऑथर ने साइन ऑफ किया, पीयर रिव्यूड जर्नल ने एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर ये स्टोरी संडे टेलीग्राफ में लीक हो गई। हेडलाइन था वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटी ग्रेविटी डिवाइस। और अब देखिए क्या होता है। यूनिवर्सिटी ने तुरंत इस प्रोजेक्ट रिसर्च से अपनी दूरी बना ली, को-ऑथर ने अपना नाम हटवा लिया, कहा मुझे पता ही नहीं था, पेपर पुल कर लिया गया, पोतक्लेत्नोव को लैब से निकाल दिया गया, यूनिवर्सिटी की जॉब खत्म हो गई। एक वैज्ञानिक जिसने शायद ग्रेविटी का एक नया पहलू खोज लिया था, उसे रातों रात ऐसे बाहर फेंक दिया गया जैसे उसने कोई अपराध किया हो। बाद में पोतक्लेत्नोव ने रशिया में एक और डिवाइस बनाने का क्लेम किया, इंपल्स ग्रेविटी जनरेटर, एक 4 इंच वाइड बीम जो 1 किलोमीटर दूर तक ऑब्जेक्ट्स को रिपेल कर सकती है, ईंट की दीवार के आर पार जा सकती है और 1000 जी फोर्स लगा सकती है। बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, BAE सिस्टम्स सबने पोतक्लेत्नोव से कांटेक्ट किया। बोइंग ने उसे हायर करने की कोशिश की पर रशिया ने ब्लॉक कर दिया। कई इंस्टीट्यूशंस ने रिजल्ट रेप्लिकेट करने की कोशिश की, कोई सफल नहीं हुआ। लेकिन पोतक्लेत्नोव के अपने इक्विपमेंट में रिजल्ट आते थे और कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता था कि क्यों। पर अगर पोतक्लेत्नोव की कहानी आपको डिस्टर्बिंग लगी तो जो अब मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, वो इससे कहीं ज्यादा डरावना है, क्योंकि ये कहानी है डॉक्टर निंग ली की, एक ऐसे वैज्ञानिक जो ग्रेविटी रिसर्च के सबसे करीब पहुंचे और फिर 12 साल के लिए इस दुनिया से गायब हो गए। तो साल 1990, यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा इन हंट्सविल, डॉक्टर निंग ली, एक चाइनीज अमेरिकन फिजिसिस्ट, यहां कुछ ऐसे पेपर्स पब्लिश करती हैं जो फिजिक्स कम्युनिटी को हिला कर रख देती है। उनका क्लेम है कि रोटेटिंग आयंस और सुपरकंडक्टर्स के एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन से ग्रेविटोमैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट हो सकते हैं, ऐसे फील्ड्स जो ग्रेविटी जैसी फोर्स प्रोड्यूस करती है। नासा का मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर उनकी रिसर्च फंड करता है। नासा के ही एक वैज्ञानिक जोनाथन कैम्पबेल कहते हैं द डिवाइस प्रोड्यूसेस ए ग्रेविटी लाइक फोर्स यू कैन पॉइंट इन एनी डायरेक्शन। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी फोर्स जो ग्रेविटी जैसी है लेकिन आप उसे किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट कर सकते हैं। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं है, ये नासा का फंडेड रिसर्च है। तो साल 1999 में निंग ली यूनिवर्सिटी छोड़ देती है और एक कंपनी बनाती है AC ग्रेविटी LLC। फिजिक्स डिपार्टमेंट के चेयर लैरी स्मॉली, जो यूनिवर्सिटी में एक बड़ी पोजीशन पर हैं, वो भी यूनिवर्सिटी छोड़कर निंग ली के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इतना कन्विंस हो जाता है कि वो अपनी पूरी करियर छोड़कर इस रिसर्च के पीछे चला जाता है। साल 2001 में US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस AC ग्रेविटी LLC को करीब $4,50,000 का ग्रांट देता है और निंग ली को टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है। और फिर साल 2002 के बाद साइलेंस, पूरी तरीके से साइलेंस। निंग ली कोई पेपर पब्लिश नहीं करती, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करते, कोई ईमेल रिटर्न नहीं करती। जर्नलिस्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। साल 2003 में वो मित्रे कॉर्पोरेशन, जो अमेरिका की फेडरली फंडेड रिसर्च मैनेज करती है, उसकी एक कॉन्फ्रेंस में एक प्रेजेंटेशन देती है टाइटल्ड मेजरेबिलिटी ऑफ AC ग्रेविटी फील्ड्स। और उसके बाद निंग ली गायब हो जाती है। 12 साल, पूरे 12 साल कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, जिंदा है या नहीं है, किसके लिए काम कर रही है। पेंटागन के लोग उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिजिसिस्ट जैक सेरेफ्टी 2008 में एक इंटरव्यू में कहते हैं शी हैज डिसअपीयर्ड, पेंटागन कैन नॉट रीच हर। कुछ लोग कहते हैं वो चाइना चली गई, कुछ लोग कहते हैं किसी सीक्रेट फैसिलिटी में उनसे काम करवाया जा रहा है, कुछ कहते हैं उन्हें जबरदस्ती गायब किया गया। और फिर साल 2023 में उनके बेटे जॉर्ज मैन ने एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देकर बताया कि असल में क्या हुआ था। निंग ली ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए एंटी ग्रेविटी रिसर्च जारी रखी, लेकिन टॉप सीक्रेट क्लियरेंस मिलने के बाद उन्हें कुछ भी पब्लिश या डिस्कस करने की इजाजत नहीं थी। साल 2008 में चाइनीज गवर्नमेंट ने उन्हें ऑफर दिया, वापस चाइना आ जाओ, हम तुम्हारी रिसर्च फंड करेंगे। निंग ली ने रिफ्यूज कर दिया और इसके बदले में चाइना ने उन्हें अपनी मां के फ्यूनरल पर जाने तक नहीं दिया। लेकिन अब जो होता है वो इस कहानी का सबसे डार्क हिस्सा है। साल 2014 यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा हंट्सविल कैंपस, निंग ली सड़क पार कर रही है और तभी एक कार उन्हें टक्कर मार देती है,
जिससे उनका परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता है। उनके हस्बैंड ने ये एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखा और उन्हें तुरंत वहीं पर हार्ट अटैक आ गया और 1 साल बाद साल 2015 में उनकी मौत हो गई। निंग ली को भी कुछ समय बाद अल्जाइमर्स हो गया और अगले 6 साल उनके बेटे ने उनकी देखभाल की, पर 27 जुलाई 2021 को 78 साल की उम्र में डॉक्टर निंग ली का देहांत हो गया। उनकी रिसर्च के बारे में जानने के लिए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट रिक्वेस्ट भेजी गई, हर एक डिनाई कर दी गई। उनकी रिसर्च आज भी क्लासिफाइड है और AC ग्रेविटी LLC, वो कंपनी जिसने कभी ग्रेविटी को कंट्रोल करने का वादा किया था, आज भी एक रजिस्टर्ड एक्टिव बिजनेस है, बिना किसी एम्प्लॉय के, बिना किसी प्रोडक्ट के, बस एक नाम जो किसी क्लासिफाइड फाइल में कहीं दर्ज है। तो अब 1 मिनट रुक कर एक पैटर्न देखिए। थॉमस टाउनसेंड ब्राउन साल 1956 के बाद पूरा इलेक्ट्रोग्रेविटिक्स फील्ड रातों रात क्लासिफाइड और गायब हो गया। यूजीनी पोतलेतनोव पेपर पब्लिश किया, यूनिवर्सिटी से निकाला गया, करियर खत्म। डॉक्टर निंग ली 12 साल गायब, कार एक्सीडेंट, ब्रेन डैमेज, हस्बैंड डेथ, FOIA डिनाइड, रिसर्च क्लासिफाइड, और ये सिर्फ 3 नाम। तो सवाल यह है कि अगर इन सब की रिसर्च फेल हो गई थी, अगर एंटी ग्रेविटी काम नहीं करता, तो 70 सालों से कुछ नहीं को क्लासिफाई करने की क्या जरूरत है? बस कह दो ना काम नहीं करता और रिसर्च रिलीज कर दो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और शायद इसकी वजह यह है कि एंटी ग्रेविटी सिर्फ एक साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया का बैलेंस बदल सकता है। साइलेंट प्रोपल्शन, कोई इंजन साउंड नहीं, कोई हीट सिग्नेचर नहीं, इंस्टेंट एक्सेलरेशन 80,000 फीट से सी लेवल तक 1 सेकंड में, जैसे साल 2004 में USS निमित्ज के नेवी पायलट्स ने अपनी आंखों से देखा था। और अगर एंटी ग्रेविटी फ्री एनर्जी से जुड़ती है, 0 पॉइंट एनर्जी, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, तो आप सिर्फ मिलिट्री एडवांटेज की बात नहीं कर रहे हैं, आप पूरी एनर्जी इकोनॉमी के कोलैप्स की बात कर रहे हैं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल। जो लोग इस पैसे को कंट्रोल करते हैं, उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज से डायरेक्ट लाइंस है और ये कंपनीज कभी भी ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहेंगे जो उनके $ट्रिलियन एम्पायर्स को खत्म कर दे। तो फाइनल जवाब पर आते हैं, प्रोजेक्ट एंकर सच है या नहीं है, वो तो हमें 12 अगस्त 2026 में ही क्लियर हो जाएगा। बट उससे पहले फैक्चुअली कहा जाए तो जिस विज्ञान के बारे में अभी ये दुनिया जानती है ना, उससे 7 सेकंड ग्रेविटी कोलैप्स वाली ये बात हजम करना मुश्किल है। लेकिन इंसानी इतिहास में हमने ग्रेविटी से रिलेटेड जो भी रिसर्चेस देखी है, जो सीक्रेट अभी भी दबी हुई है, उनके पैटर्न को देखा जाए तो ग्रेविटी के काम करने का कोई तो एक ऐसा हिडन पीस है जो अगर वैज्ञानिकों ने समझ लिया है तो शायद ग्रेविटी मैग्नेटिज्म की तरह ही इंसानों के लिए बस एक खेल की तरह हो सकती है। पर क्या उस सीक्रेट को हम जान चुके हैं या उसे हमसे छुपाया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हम ग्रेविटी को ऑलरेडी समझ चुके हैं तो पॉसिबली हम आज तक जिन रैंडम UFO फुटेजेस को देखते आए हैं ना, जिन अनएक्सप्लेन्ड फिजिक्स रूल्स ब्रेक कर देने वाली ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट की कहानियां सुनते हैं ना, वो शायद रियल हो और ये अमेरिका के वो सीक्रेट एंटी ग्रेविटी जेट्स हो जो उन्हीं सीक्रेट रिसर्च से बने हो जो ग्रेविटी को कंट्रोल करने की साइंस सीखते हैं। वेल, अब आप बताइए कि आपको इसके बारे में क्या लगता है। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि नासा ने अपने आर्टेमिस 2 प्रोग्राम में क्या क्या देखा, क्या फाइंडिंग्स हुई और क्यों आर्टेमिस 2 प्रोग्राम के अंतर्गत नासा ने चांद पर लैंडिंग नहीं की। जानने के लिए इस वीडियो को देखो, बहुत इंटरेस्टिंग। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।